वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं मिथुन गुप्ता। आज के करंट अफेयर्स में आपका हार्दिक वेलकम है। तो गैस आज की तो नहीं, कल के जो इम्पोर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हैं हम उसको कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहला न्यूज़ कवर करते हैं। हाल ही में ईरान द्वारा लक्षित फुजीरा तेल उद्योग क्षेत्र किस देश का एक रणनीतिक ऊर्जा केंद्र है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएई। क्योंकि ये न्यूज़ इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार जो अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम की घोषणा हुई थी, उसका पहला बड़ा उल्लंघन है और इसमें भारत की भी प्रतिक्रिया आई है। एक तरह से बोल सकते हैं कि पहली प्रतिक्रिया आई है पूरे युद्ध के दौरान। और इनमें 3 भारतीय जो व्यक्ति हैं वो घायल हो चुके हैं और इसमें भारत सरकार ने कड़ी चिंता जाहिर की है। तो इसलिए ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? यूएई आपको ध्यान रखना है। तो दूसरा न्यूज़ कवर करते हैं। वर्ष 2026 में किस भारतीय पत्रकार को इंटरनेशनल रिपोर्टिंग श्रेणी में पुलित्ज़र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय पत्रकारों ने कलात्मक रिपोर्टिंग के माध्यम से साइबर जैसे कठिन विषयों पर यह सम्मान पाया है और यह पुरस्कार कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो पाने वाला कौन है? तो अनिरुद्ध गौसाल, तो इन्होंने पाया है। चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। पश्चिम बंगाल सभा चुनाव संपन्न हो चुका है। हालांकि हमने कवर किया है, तो बोला हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बाद विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए भाजपा द्वारा किसी केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। यानी पर्यवेक्षक के तौर पर किसे नियुक्ति किया गया है? तो तो क्या हो जाएगा? अमित शाह हो जाएगा। और चूंकि बंगाल के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए अमित शाह और असम के लिए पर्यवेक्षक का मतलब किसे बनाना है और किसे मुख्यमंत्री नहीं बनाना है या जो भी निर्णय लेना हो, तो उनके लिए पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्र की तरफ से एक तरह से बोल सकते हैं कि जो चयन की प्रक्रिया होती है, मुख्यमंत्री चयन की प्रक्रिया जो होती है, भाजपा संसदीय बोर्ड के द्वारा जो फैसला लिया गया, पश्चिम बंगाल के लिए अमित शाह को और असम के लिए जेपी नड्डा को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। रक्षा मंत्री ने भारतीय सेना के लिए ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद हेतु किस कंपनी के साथ 1400 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सी कंपनी हो जाएगा? और ये पूरी तरह से स्वदेशी है। यानी हम लोग बोल सकते हैं ये IDDM पर आधारित है और ये 5 मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए मंजूरी प्रदान किया गया है। और ये किनके साथ किया गया है? तो ये किया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हाँ, बील के साथ। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। हाल ही में मातृत्व व बाल देखभाल से संबंधित कानूनों पर परामर्श बैठक का आयोजन किस संस्था द्वारा नई दिल्ली में किया गया? तो ये नई दिल्ली में जो बाल देखभाल प्रणाली में सुधार और मातृ लाभ को प्रदान करने के लिए जो बैठक का आयोजन किया गया, वो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा नई दिल्ली में किया गया। और इसकी जो अध्यक्षता किया है वो प्रमुख विजय राहटकर द्वारा किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। हाल ही में स्वीकृत 2 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट के माध्यम से गुजरात में कुल कितना निवेश होने का अनुमान लगाया गया है? तो जो मंत्रालय है उसके द्वारा 2 नए सेमीकंडक्टर के माध्यम से गुजरात में कितने निवेश होने का अनुमान लगाया गया है? कितने निवेश होने का अनुमान है? तो क्या हो जाएगा इसका? 3,936 करोड़ होगा और ये पूरी तरह से गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी पर आधारित है और गुजरात में बनने वाला मिनी या फिर माइक्रो प्लांट तकनीक पर आधारित होगा। यह सिलिकॉन की तुलना में अधिक कुशल और हाई पावर डिवाइस के लिए बेहतर है। चलिए इसके बाद दूसरा न्यूज़ कवर करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने छात्रों के लिए एक स्वदेश आयुष्मान स्टूडेंट कवरेज मिशन शुरू किया है? तो आयुष्मान स्टूडेंट कवरेज मिशन शुरू करने वाला जो राज्य है वो हमारा क्या हो जाएगा? नागालैंड होगा। और चूँकि 100 डेज़ आयुष्मान स्टूडेंट कवरेज मिशन और ये मई से अगस्त 2026 तक किया जाएगा
और इनका जो लक्ष्य है शिक्षण संस्थानों में कैंप लगाकर जो 5 छात्रों का पंजीकरण करना और उसका आयुष्मान कार्ड जारी करना। नेक्स्ट न्यूज़ है, नागालैंड सरकार ने हाल ही में किस कंपनी के साथ 43 बसों की खरीद के लिए 13 करोड़ की समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो टाटा मोटर्स होगा। और ये टाटा मोटर्स और किसी सरकारी इकाई के बीच अपनी तरह का स्ट्रक्चर, प्रोक्योरमेंट मॉडल और इनकी जो कुल बजट है वो 13 करोड़ है। लक्ष्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाना, यात्री सुरक्षा और आराम में सुविधा करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? टाटा मोटर्स। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार तैयार स्टील के उपभोग में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखना कि भारत उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है दूसरे नंबर का। और इनका जो लक्ष्य है वो 2047 तक 500 MT इससे उत्पादन करने का लक्ष्य है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? दूसरा होगा, ध्यान रखना है। लास्ट न्यूज़ कवर करते हैं। नवीनतम ICC पुरुष T20 आई रैंकिंग भारत कितनी रेटिंग पॉइंट्स के साथ शीर्ष पर है? तो कितनी रेटिंग पॉइंट के साथ शीर्ष पर है? तो 275। और भारत ने 275 रेटिंग पॉइंट्स के साथ ICC पुरुष T20 रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है और 2026 में लगातार इन्होंने दूसरी बार जीत दर्ज की है। हालांकि ये टोटल 3 जीत अब तक में हो चुके हैं, लेकिन ये दूसरी जीत है। इलेक्शन को कवर करते हैं। चुनाव आयोग ने हाल ही में पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा की सीटों के लिए चुनाव को संपन्न करवाया है और इसका जो परिणाम है वो 4 मई को घोषित किया जा चुका है। और हमारी परीक्षा की दृष्टि के लिए जो इम्पोर्टेंट बिंदु है वो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो पश्चिम बंगाल को हम लोग ध्यान रखेंगे, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में। तो पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव आयोग ने 2 फेज में चुनाव को संपन्न कराया और इनका जो पहला फेज है वो 23 अप्रैल 2026 को 152 सीटों पर मतदान हुआ और द्वितीय चरण 29 अप्रैल 2026 को शेष 142 सीटों पर मतदान हुआ है। और राज्य की 294 सीटों के लिए मतदान जो है, यानी उनकी जो मतगणना है वो तो पता ही है, 4 मई 2026 को किया जा चुके हैं। और इनका जो फालता विधानसभा क्षेत्र धांधली के कारण इसे रद्द कर दिया गया और 21 मई 2026 को दोबारा मतदान और 24 मई को इसकी मतगणना निर्धारित की गई है। हालांकि एक विधानसभा क्षेत्र पे मतदान होना बाकी है फिर से, किंतु इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि बीजेपी को बहुमत से अधिक सीटें प्राप्त हो चुकी है। पहली बार बीजेपी की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में पहली बार स्पष्ट बहुमत हासिल कर इतिहास रच दिया है और 293 सदस्य विधानसभा में से 206 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को 81 सीटें प्राप्त हुई है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। इस बार बंगाल में मतदान का प्रतिशत रिकॉर्ड पहले चरण में 92.8% था और दूसरे चरण के लिए 91.4% वोटिंग हुई है, जो आज़ादी के बाद राज्य में सर्वाधिक है। और उनकी जो वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी है, उनकी जो जिस विधानसभा क्षेत्र यानी भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से उठी थी वो चुनाव हार चुकी है और उनकी जो प्रतिद्वंदी है शुभेंदु अधिकारी ने वो भवानीपुर और साथ ही साथ नंदीग्राम दोनों जो महत्वपूर्ण सीट है उन पर वो चुनाव जीत चुके हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि ममता बनर्जी कौन सी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी थी और उसके प्रतिद्वंदी कौन थे। असम को देखते हैं। असम में कुल 124 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए जो एक ही चरणों में संपन्न किया गया और एनडीए को 99 सीटों पर जीत दर्ज की, जो पूर्ण बहुमत से 64 सीटें मतलब अधिक है और कांग्रेस गठबंधन वाले को 27 सीटों पर सिमट गया, जो कि पहले की तुलना में 2 सीटें कम है और यह स्थिति राज्य में विपक्ष की कमजोरी स्थिति को दर्शाता है। तमिलनाडु हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सभी 236 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल 2026 को वोट डाले गए और सरकार बनाने के लिए 118 सीटों की जरूरत होती है, किंतु जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो टीवीके है, अभिनेता विजय की पार्टी, उन्हें 108 सीटें प्राप्त हुई और यह सर्वाधिक है। डीएमके को 59 सीटें और एआईएडीएमके को 47 सीटें, बीजेपी को 1 सीट है और कांग्रेस को
5 सीटें प्राप्त हुई। हालांकि बहुमत प्राप्त किसी भी दल को नहीं है, तो गठबंधन की सरकार बनने की प्रबल संभावना है। केरल देखते, केरल में 140 विधानसभा सीटों के लिए 9 अप्रैल 2026 को वोट डाले गए। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने 10 साल बाद सत्ता में शानदार वापसी की है और यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 63 सीटें, सीपीआई को 26 सीटें और बीजेपी को 3 सीटें और सीपीआई को 8 सीटें और जो केरल कांग्रेस को 7 सीटें प्राप्त हुई है। पुडुचेरी को देखते हैं। कुल 30 निर्वाचित विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 9 अप्रैल 2026 को संपन्न किया गया। चुनाव को एक ही चरण में संपन्न किया गया और एनडीए को 10 सीटें प्राप्त हुई और जो अभिनेता विजय है और उनकी जो पार्टी है टीबीके, उनको 14 सीटें प्राप्त हुई। हालांकि बहुमत के लिए 2 सीटें कम है। बहुमत 16 सीटें, क्योंकि 30 सीटें तो बहुमत के लिए 15 सीटें से अधिक होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में विजय की पार्टी टीबीके 14 सीटें प्राप्त किए, किंतु बहुमत न होने के कारण वहाँ भी गठबंधन की सरकार बनने की प्रबल संभावना नहीं, तो गठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि अगर बहुमत नहीं है तो आप सरकार बना नहीं सकते। आपको किसी के गठबंधन से आपको सरकार बनानी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करना, और आपको जो भी दिक्कत हो, जो भी प्रॉब्लम हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप बिल्कुल कमेंट करोगे। धन्यवाद।